नमस्कार दोस्तों। कल माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी की तरफ से एक प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिया गया, जो आज कई अखबारों के अंदर लंबा चौड़ा छपा भी है। और उस प्रेस नोट के अंदर उपराज्यपाल कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से कई अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं। और उन्होंने, उनकी लिस्ट में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने अपनी लिस्ट में बताया कि करीब 13 एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक है उसके अंदर नया ब्लॉक बन रहा है। 4 टोटली नई जगहों पे नए अस्पताल बन रहे हैं और करीब 7 जगह एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की रेट्रोफिटिंग या उसकी कुछ री इंजीनियरिंग करके उसके अंदर आईसीयू हॉस्पिटल्स में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही और मुझे लगता है ये बात सही है। ये काम चल रहा है, पहली बार एजी साहब ने माना है कि ये काम चल रहा है। और फिर उन्होंने पूरी लिस्ट भेजी कि जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल जो है, ट्रॉमा हॉस्पिटल जो इमरजेंसी के लिए, वो करीब 96% कंप्लीट है। 2693 बेड का, माफ़ कीजिएगा, 362 बेड का अस्पताल बन रहा है। गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल रघुवीर नगर में बन रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है। इसके अंदर 472 बेड करीब करीब हैं। ये मैं एलजी साहब की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से लोकनायक के अंदर नया ब्लॉक बन रहा है 1570 बेड वाला। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल 773 बेड, भगवान महावीर अस्पताल 400 बेड, बाबा साहब अम्बेडकर 1063 बेड, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 460 बेड, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल 2270 बेड, आदि आदि करके ये करीब, इसके हिसाब से मोटा मोटी 14,000 के करीब नए बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि साहब ये जो अस्पताल बन रहे हैं इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ अस्पतालों की बिल्डिंग बन रही है। उसके अंदर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, नर्सिंग होम और सब नर्सेज वो कैसे आएंगी? ये सवाल एलजी साहब का नहीं, ये सवाल तो हमारा है। और अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देखेंगे और हमने जो एलजी साहब को चिट्ठियां लिखी हैं, तो ये सवाल हमारा है कि दिल्ली सरकार के अधीन जो काम आता है, दिल्ली सरकार तो वो कर रही है, अस्पताल बना रही है। उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर की नियुक्ति एलजी साहब के सर्विसेज विभाग का काम है। अगर नहीं है तो एलजी साहब बता दे नहीं है, हम ले लेंगे। हम तो चाहते ही हैं, हम तो लड़ रहे हैं कोर्ट में कि सर्विसेज हमें दे दो। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति, पैरामेडिक की नियुक्ति, नर्स हो गया, नर्सिंग ऑर्डरली हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ये सारी की सारी नियुक्तियां सर्विसेज विभाग का काम है और एलजी साहब के सीधा अधीन है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप किसी भी अफसर से पूछ लीजिए और उससे कहिए ऑन रिकॉर्ड वो बता दे। एलजी साहब का जो ये महकमा है, सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये सो रहा है, सालों से सो रहा है। और एलजी साहब ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे दबाव में, मेरे दबाव में विनय सक्सेना जी को ये मीटिंग करनी पड़ी है। जो कह रहे ना कि मैंने मीटिंग की स्टेटस के बारे में, मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, आपने इतने सालों में मीटिंग की? ये तो आपका विभाग है। आपको 2 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली का एलजी बने हुए और आप आज मीटिंग कर रहे हैं इसके बारे में। आपने पहले मीटिंग क्यों नहीं करी? आप मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ही विभाग है ना। और अगर नहीं है तो बता दीजिए ये सर्विसेज विभाग एलजी साहब का नहीं है, हमें दे दीजिए, हम तो खुश हैं उसको लेके। एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरे को इस मीटिंग के बाद पता चला। ये सरासर झूठ है। क्यों झूठ है मैं आपको बताता हूं।
जब जब इन अस्पतालों के बनने की बात होती है, इनके लिए हर साल बजट एलोकेट होता है, दिल्ली के बजट में आता है। वो बजट पहले कैबिनेट से पास होता है, उसके बाद वो बजट एलजी साहब के पास जाता है, वो अप्रूव करते हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार से अप्रूव होकर वापस वो विधानसभा में आता है, तब जाके विधानसभा में उसको वोट पड़ता है। तो एलजी साहब को तो हर साल पता है कि दिल्ली के अंदर इन अस्पतालों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए इतना पैसा दिया जा रहा है। एलजी साहब कैसे कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं है? दूसरी बात, हर विभाग का सचिव, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर सचिव है तो उसकी जिम्मेवारी है चुनी हुई सरकार के अंतर्गत तो स्कूलों की बिल्डिंगें बनाना, डेस्क डालना, आदि आदि पॉलिसी बनाना, और स्कूलों के अंदर टीचरों, वाइस प्रिंसिपलों और प्रिंसिपलों की भर्ती करना उस सेक्रेटरी का काम है, मगर वो अधीन है उस काम के लिए एलजी के अंडर। ये बड़ा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और अगर कोई कहे कि ये क्लियर नहीं है तो उनसे बोलिए ऑन रिकॉर्ड अपना स्टेटमेंट दे दीजिए कि क्लियर नहीं है, हम ले लेंगे उस विभाग को। फिर उसी तरीके से अस्पतालों के अंदर अगर पोस्ट बनी हुई हैं ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग अस्पतालों में भी 30% डॉक्टरों और स्पेशलिस्टों की पोस्ट खाली हैं, जिसके लिए मैंने एलजी साहब को करीब आधा दर्जन खत लिखे हैं अब तक, आधा दर्जन, जब से मंत्री बनाऊं तब से अब तक। मुख्यमंत्री जी ने भी खत लिखा है। उसी तरीके से नया अस्पताल अगर कोई बनेगा तो पहले उसके अंदर पोस्ट क्रिएट की जाएंगी, सैंक्शन पोस्ट क्रिएट की जाएंगी, वो सर्विसेज डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा। और जब सैंक्शन पोस्ट क्रिएट कर दी जाएंगी तब वो यूपीएससी में भेजा जाएगा, और यूपीएससी भी केंद्र सरकार का है, और वहां करीब 2 साल लगेंगे डॉक्टरों और स्पेशलिस्टों को भर्ती करने में, कम से कम 2 साल। एडवर्टीजमेंट निकलेगी, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, 2 साल लगते हैं। तो एलजी साहब बताएं क्या कर रहे थे, क्या कर रहा था उनका विभाग? तो हेल्थ सेक्रेटरी का काम था और काम है, और नहीं है तो हेल्थ सेक्रेटरी बता दें, एलजी बता दें कि हेल्थ सेक्रेटरी का काम नहीं था। हेल्थ सेक्रेटरी का काम था कि सर्विसेज और एलजी साहब के साथ मिलके इन अस्पतालों में जो मैन पावर आएगी, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, उनकी पोस्ट क्रिएट की जाए समय रहते, और फिर से उसको एडवर्टाइज करके उनकी भर्ती की जाए। उन्होंने नहीं की। अब एलजी साहब जो हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे। और ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये मामला शुरू हुआ आशा किरण से। आशा किरण शेल्टर होम के अंदर जब 13-14 लोग मर गए, और पता चला वो मरे इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की कमी है, तो मैंने एलजी साहब को लिखा और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपका काम है। और एलजी साहब ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि एनसीसीएसए की वजह से हम उनको नहीं ट्रांसफर कर पा रहे, आपको याद है? और हाईकोर्ट ने एक फटकार लगाई, सब ट्रांसफर हो गए। हाईकोर्ट के अंदर स्टेटस दे दिया डिपार्टमेंट ने कि जी जितने लोग चाहिए थे वो आ गए ट्रांसफर होके। कैसे आ गए भाई? अब अभी भी तो सीएम जेल में है, अब कैसे हो गया बिना एनसीसीएसए के? सिर्फ और सिर्फ झूठ। जो काम नहीं करना उसको किसी ना किसी तरीके से सीएम के ऊपर डाल दो, एनसीसीएसए के ऊपर डाल दो। अब जो एलजी साहब ने सबसे पहले इस नोट के अंदर लिखा, उसके ऊपर मेरे को बहुत एतराज है। उन्होंने लिखा, एलजी नोटेड दैट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इल कंसीव्ड एंड इल प्लान्ड प्रोजेक्ट विच अमाउंटेड टू क्रिमिनल निग्लेक्ट. Neither was the manpower of these hospitals approved, nor was the requirement of beds, machines, equipments taken into consideration. No budgetary provisions were made in these heads. LG was informed. कमाल की बात लिख रहे हैं एलजी साहब। एलजी साहब को समस्या यह है कि एलजी साहब के पास कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ना प्रशासनिक जानकारी है, ना सामाजिक जानकारी है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है और ये खबर लगभग सब अखबारों में है। ये खबर 2020 जून की खबर है। ये खबर ये कहती है 2020 में जब पहली वेव कोरोना की आके गई थी, 2020 में जो पहली वेव थी, आपको याद है, मार्च अप्रैल के अंदर आनी शुरू हुई थी।
पहला लॉकडाउन लगा था, फरवरी में चुनाव हुआ था, मार्च में लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता था, बट इतनी जानकारी थी कि कोरोना के अंदर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी और आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यह जानकारी थी सर। उस वक्त देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यह प्रोजेक्शन किया था कि दिल्ली के अंदर 31 जुलाई तक 5 लाख कोरोना के 5.5 लाख कोरोना के मरीज होंगे। ये प्रोजेक्शन सब अखबारों के अंदर छपा था। एलजी साहब को जानकारी क्यों नहीं है या क्यों अनजान बन रहे हैं, मैं हैरान हूं। और उसके बाद ये भी बताया गया था कि इसके लिए आपको लगभग कितने, हाँ ये रहा, ये दूसरा अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक खबर दूसरी है, वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर थी। इसमें लिखा है कि वैज्ञानिकों का प्रोजेक्शन था कि जुलाई के अंत तक 2020 तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज होंगे और करीब 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, 80,000 बेड्स की। और उस वक्त दिल्ली के अंदर कितने बेड्स थे वो सबको जानकारी। दिल्ली सरकार के करीब 11-12 हजार बेड्स थे। इतने ही आप केंद्र आदि के लगा लीजिए, एमसीडी केंद्र, ये सब, तो 80,000 बेड बनाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी। एलजी साहब, मैं उस वक्त सरकार का हिस्सा नहीं था, मैं उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, मैं उस वक्त मंत्री भी नहीं था, मगर इतनी अकल मेरे अंदर है आज कि उस समय एक दूरदर्शी सरकार ने अपने लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला लिया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे एक सरकार ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स बनाएंगे ताकि कोरोना की अगर त्रासदी हो जाए तो लोगों को बेड देने का काम जो है दिल्ली सरकार कर सके और आईसीयू बेड्स देने का काम कर सके। इसलिए इतने सारे बेड्स बनाने की कोशिश शुरू हुई। और एलजी साहब कह रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं की गई कि बजट कहां से आएगा। अरे उस वक्त दुनिया खत्म हो रही थी, उस वक्त किसी को पता नहीं था कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। उस वक्त डॉक्टर अस्पताल में जाने से डर रहे थे, उस वक्त मरीज को देखने वाला कोई नहीं था, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। उस वक्त का यह प्लान किया जाएगा कि इसके अंदर इतने करोड़ रुपए लगेंगे तो चलिए छोड़ दीजिए। उस वक्त तो यह सोचा गया था कि चाहे किसी भी चीज का पैसा काट दिया जाएगा, मगर कोरोना की महामारी से बचने के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे, डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। इसमें क्या गलत है? मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, मगर इतना अंदाजा मैं लगा सकता हूं। इतनी बड़ी भूमिका सरकार ने अदा की। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो गप मार रहे हैं कि इतने हजार बेड बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारों ने वादे किए थे हम इतने हजार बेड बना देंगे, हम इतने हजार बेड बना देंगे, मगर दिल्ली सरकार ने उसको बजट एलोकेट करना शुरू किया, उसको पैसा देना शुरू किया और ये अस्पताल, ज्यादातर अस्पताल, कोई 90% कंप्लीट है, कोई 80% कंप्लीट है, कोई 63% कंप्लीट है। मगर आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सामने यह समस्या है कि हमारे अस्पताल तो बनके खड़े होने वाले हैं। कुछ अस्पताल, एलजी की रिपोर्ट कह रही है 96% कंप्लीट हो गया। संजय गांधी अस्पताल राखी बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, मंगोलपुरी के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल है। एशिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी अस्पताल दिल्ली सरकार मंगोलपुरी में बना रही है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। और आपने अब तक उसके अंदर पोस्ट क्रिएट नहीं की। किसी की तो जिम्मेदारी होगी। हेल्थ सेक्रेटरी ने की, सस्पेंड करो। सर्विसेज सेक्रेटरी ने नहीं की, सस्पेंड करो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने नहीं की, उसको सस्पेंड करो। और किसी को तो करो। अगर किसी को भी सस्पेंड नहीं कर रहे एलजी, इसका मतलब एलजी साहब ने रुकवा रखा है, एलजी साहब के इशारे पे काम रोका गया है। ये तो साफ है ना भाई। मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है इसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि जिसने नहीं की उसके ऊपर सस्पेंशन करो। मेरा तो काम नहीं था, मगर मेरा काम ना होने के भी बावजूद मैं पिछले साल मंत्री बना, मुझे पता चला कि ये सारे अस्पताल बन रहे हैं। एक एक अस्पताल की जिम्मेदारी जिस एमएस और एमडी को थी उसको बुलाया गया, हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गया,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को बुलाया गया। 3 जुलाई 2023 के मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये। एलजी साहब की समस्या ये कि जो भी झूठा आरोप लगाते हैं, हमारे पास सबके कागजी आरोप के खिलाफ जो है हमारे पास सबूत हैं, एक एक चीज़ के अब तक का रिकॉर्ड है। एलजी साहब ने आज तक अपने करियर में जो आरोप हम पे लगाया उसका तुरंत जवाब सबूतों के साथ हमने दिया एलजी साहब को, तुरंत उसी भाषा में जिस भाषा में सवाल आया है। तो मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, एलजी साहब मेरा ये काम नहीं है, मगर मैंने 3 जुलाई 2023 को 3 बजे एक एक अस्पताल की पूरी डिस्क्रिप्शन लेके उसके बारे में लिखा कि इसका क्या स्टेटस है। न्यू ब्लॉक LNH बाइफर्केशन ऑफ बेड्स एंड HR प्लान बेस्ड ऑन IPHS 2022 टू बी सबमिटेड to Department of Health and Family by 10/7/2023. The concerned file shall be forwarded to AR Department by 17/7. AR Department to process the file within 2 weeks. एक एक अस्पताल के बारे में टाइमलाइन बना के, सब अस्पतालों के बारे में टाइमलाइन बना के दी और इनकी जिम्मेदारी लगाई कि आप इसको कीजिए। और उसके बाद भी ना हेल्थ सेक्रेटरी ने इसके ऊपर कुछ किया, ना AR डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कुछ किया, ना सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस पर कुछ किया। जो दोषी है उसको सजा दीजिए एलजी साहब, दीजिए ना, जल्दी दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए। इसके बाद जब हमने देखा कि एलजी साहब की तरफ से कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, काम इनका है मगर वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके बाद 2 पत्र लिखे गए। ये पत्र हेल्थ सेक्रेटरी साहब को लिखा गया और इसमें मैंने साफ लिखा कि ये विभाग मेरे अंदर नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको लिख रहा हूं। मैंने लिखा, इट हैज बीन डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन द पास्ट एंड अंडरसाइंड हैज आल्सो चेयर्ड मेनी मीटिंग्स फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर द अपकमिंग न्यू हॉस्पिटल्स एंड एडिशनल बिल्डिंग्स बीइंग बिल्ट इन द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल कैंपसेस which are often designated as greenfield and brownfield hospitals. Though the creation of posts, सुनिएगा, though the creation of posts comes under the purview of services department under honorable lieutenant governor, but the undersigned is very concerned about the slow pace of the creation of posts and process to fill up the posts through UPSC and DSSB. Therefore, it is directed that against each such new building being constructed, please specify the number of posts which are required to be created under various categories, and also what is the status of creation of posts and recruitment of human resources against these posts. मैं हेल्थ सेक्रेटरी को लिख रहा हूं, एक मंत्री लिख रहा है, मंत्री का काम नहीं है। मैं लिख रहा हूं कि यह जिम्मेदारी एलजी के सर्विसेज विभाग की है, मगर ये अस्पताल बन रहे हैं और आपने ये पोस्ट क्रिएट नहीं की। पोस्ट क्रिएट करने के बाद भर्ती में भी समय लगेगा, लिहाजा आप मुझे बताइए कि अब तक किस किस अस्पताल और उसकी बिल्डिंग के अगेंस्ट कितनी पोस्ट क्रिएट हो गई और भर्ती का क्या स्टेटस है। ये मैंने लिखा है 25 जून 2024 को, 2 महीने हो गए आज। इसका जवाब नहीं दिया है हेल्थ सेक्रेटरी ने, इसका जवाब नहीं आया 2 महीने से। और एलजी जो हैं घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे सस्पेंड? रिश्तेदार है इनका, करिए ना हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड। मैं जानना चाहता हूं, एलजी साहब बताएं, रिश्तेदार है उनका, हर काम रोक रहा है। बार बार कहा जा रहा है आप पोस्ट क्रिएट कीजिए, आप पोस्ट नहीं क्रिएट करें। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सरकार का, हजारों करोड़ रुपए का। जो बिल्डिंग आज 96% कंप्लीट है वो 100% कंप्लीट होकर खड़ी हो जाएगी। पोस्ट क्रिएट नहीं हुई, 1 साल में आप पोस्ट क्रिएट करोगे, 2 साल में डॉक्टरों की भर्ती करोगे, 3 साल तक तो वो बिल्डिंग जो है कंडम हो जाएगी। जो इक्विपमेंट खरीदोगे वो सड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? क्या, कैसे सरकार काम करेगी? ये हालत है सेक्रेटरी हेल्थ की कि जो काम मंत्री का नहीं है, मंत्री लिख रहा है सेक्रेटरी हेल्थ को कि ये एलजी का काम है, मगर आप कराइए, मुझे चिंता है। कोई जवाब तक नहीं दिया गया है अब तक। ऑन रिकॉर्ड पूछिए आप डॉक्टर एसबी दीपक कुमार सेक्रेटरी हेल्थ से कि आपको मंत्री की बात का जवाब भी देना नहीं आता। और एलजी से पूछिए क्या रिश्तेदारी निभा रहे हैं वो डॉक्टर एसबी दीपक कुमार के साथ कि उनसे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है।
रोज चिट्ठियां लिखते हैं, झूठ लिखते हैं चिट्ठियों के अंदर, मगर कार्रवाई नहीं कर सकते। आशा किरण शेल्टर होम के अंदर सीबीआई द्वारा रंगे हाथों पकड़ा हुआ आईएएस अफसर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ये एलजी जो हैं इनके समय में बनाया गया। क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो आशा किरण शेल्टर होम चला रहा है, उसके शेल्टर होम में 13 लोग मर गए, एलजी ने सस्पेंड तक नहीं किया उस अफसर को। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कारण है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। एलजी साहब बताएं। पहले तो एक भ्रष्टाचारी को आपने इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे बिठाया, आपके कार्यकाल में बिठाया गया, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। आखिरी में आप ही पकड़े गए कि आपने वहां पे डॉक्टरों और पैरामेडिक की भर्ती वो नहीं की हुई थी, ट्रांसफर। आपने झूठ बोला कि ये मेरे पास नहीं है, सीएम नहीं है। हाई कोर्ट ने आंखें दिखाई तो आपने कर दिया। इसके बाद एलजी साहब को भी लिखा अलग से। एलजी साहब को आज से 1 महीने पहले, हो सकता है 1 महीने बाद चिट्ठी देखी हो तो लगाओ कि भाई ये क्या हो गया। 1 महीने पहले मैंने एलजी साहब को लिखा, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ माई अर्लियर डीओ नोट्स, क्योंकि मैं उनको करीब आधा दर्जन चिट्ठियां लिख चुका हूं। I once again I am writing to your good self to seek your help for recruitment of doctors and specialists in hospitals and health facilities of Government of Delhi. As you are aware that Delhi government hospitals also serve the most vulnerable section of the society. Not only the residents of Delhi but the residents of the neighboring states also visit these hospitals, health facilities of Delhi government. The government of NCT of Delhi is also in the process of construction of many new buildings as independent hospitals as well as buildings which will add capacity to the existing hospitals. However, it is very unfortunate that the quality of services is in the already existing hospitals is suffering because large number of posts of doctors and specialists are lying vacant in the existing hospitals of Government of Delhi. I understand that taking permanent doctors through UPSC is taking time. Therefore, I have suggested that doctors and specialists may be hired on contractual basis. Similar recommendations have also been made by the committee chaired by Dr. S.K. Sareen on the direction of Honorable High Court. I have earlier sent similar request to your good self as services department directly comes under your control. I humbly request you to direct the department to expedite the process of hiring of doctors and specialists on contractual basis. ये निवेदन मैं एलजी साहब को आधा दर्जन बार कर चुका हूं जब से मैं आया हूं, मंत्री बना हूं, कि भाई आपसे परमानेंट हायर नहीं हो रहे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल हायर कर लो। और एलजी साहब बार बार लिखते हैं नहीं आपको भ्रष्टाचार करना है उसके अंदर। अरे कमाल है, हायर आपको करना है, भ्रष्टाचार मैं कर दूंगा उसके अंदर। और जो मैं रिकमेंडेशन कर रहा था पिछले 6 खतों के अंदर, 5-6 खत लिखे मैंने, वही रिकमेंडेशन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई एसके सरीन कमेटी ने भी की। डॉक्टर एसके सरीन कमेटी ने भी ये कहा कि भाई आप परमानेंट लाओगे, उसमें पता नहीं कितने समय लगेगा, आप तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे तो हायर करो। आप हायर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर डॉक्टर ना हो, स्पेशलिस्ट ना हो, पैरामेडिक ना हो, नर्स ना हो, फार्मासिस्ट ना हो, डिस्पेंसरियों में फार्मासिस्ट ना हो, और दिल्ली के लोग जो है त्राही त्राही करें, बेचारा गरीब आदमी बिना इलाज के मर जाए, ये कोशिश है। और बेशर्मी है। इतने खत दिखा रहा हूं मैं एलजी साहब से कहता हूं कि आप जो ये चोरी छुपे जो है, ये छुप छुप के जो नोट भेजते हो प्रेस को, इससे कोई फायदा नहीं। मैं एज अ हेल्थ मिनिस्टर एलजी साहब को इनवाइट कर रहा हूं, मैं उन्हें न्योता दे रहा हूं, मीडिया के सामने एक सार्थक चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे। आइए तो सही। ये अपने ऑफिस के पीछे से झूठे नोट्स भिजवाने से क्या होगा? उससे तो कुछ हल नहीं होगा। आप झूठ बोलते हैं, मैं अगले दिन आपका पर्दाफाश करता हूं, मैं आपको एक्सपोज करता हूं। एलजी दफ्तर की गरिमा गिरती जा रही है। एलजी साहब से मेरा निवेदन है, आप जब कहें, जिस दिन कहें, जिस स्थान पे कहें, मैं एलजी साहब से इस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, तमाम मीडिया के सामने चर्चा करने के लिए तैयार हूं, और सबूतों के हिसाब से एविडेंस बेस्ड चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं
कि मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ बोल रहे हैं। मैं कुछ बोलूंगा उसको तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ, कागज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं मीडिया के सामने रखूंगा कि साहब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं और इस सेंटेंस का ये जो है ये एविडेंस है, ये इसका सबूत है। एलजी साहब एक सेंटेंस बोले उसका सबूत दे दें। झूठ बोलने से कुछ हल नहीं हो रहा। और मैं ये बताना चाहता हूं, दिल्ली के और आसपास के राज्यों के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हजारों लाखों लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करने आते हैं। एलजी साहब से निवेदन है किसी दिन जाके देखें। जिसके घर में किसी को कैंसर हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, उसका पूरा घर, पूरा पैसा, जितनी संपत्ति होती है, जितना पैसा अर्जित होता है, सब लग जाता है। वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं वो लोग। कहीं स्पेशलिस्ट नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं फार्मासिस्ट नहीं है। आप कुछ तो करिए। और आपने जब जबरदस्ती इस विभाग को लिया है तो आप इस पर काम कीजिए। और अगर आपको काम नहीं करना तो विभाग वापस कीजिए। इस तरह से तो नहीं चलेगा कि एक सरकार अपनी प्लानिंग के हिसाब से अस्पताल बनवा रही है, आपने अस्पतालों के अंदर भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जो करोड़ों रुपए जो बर्बाद होंगे उसके लिए एलजी कार्यालय और एलजी साहब के अधीन आने वाला सर्विसेज डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी हेल्थ जिम्मेवार होने चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वो देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ गई, उसके विषय में आज तक मेरे पास कोई फाइल नहीं आई। वो डिसीजन इनके बाबुओं के लेवल पे किए जा रहे हैं, इनके अफसरों के लेवल पे वो डिसीजन किए जा रहे हैं। मंत्रियों के लेवल पे कोई डिसीजन नहीं किए जा रहे। इसके लिए भी मैं एलजी साहब को बता रहा हूं, ये डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं है। करिए ना कार्रवाई करिए, हम तो कह ही नहीं रहे। अगर किसी ने किसी चीज का कॉस्ट बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार कीजिए, करिए कार्रवाई, क्या दिक्कत है। मैं किसी अफसर को नहीं बचाना चाह रहा। आप कार्रवाई तो कीजिए। आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कार्रवाई होगी नहीं। आप सिर्फ जो है शोर मचाते रहेंगे मीडिया में कि मैंने ये जांच कर दी, मैंने ये जांच कर दी, मैंने ये जांच कर दी। आप, ऐसा हो सकता है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया और अभी तक प्राइमा फेशिया इनको दिखाई नहीं कि कौन अफसर इन्वॉल्व है। किसी को सस्पेंड किया इन्होंने? किसी को नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो गया? कोई तो सस्पेंड होता अब तक। और कोई सवाल? देखिए, हमारे पास आज से करीब 4 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है और हमने जिस दिन वो एडवाइजरी आई उसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से चौकन्ना रहने की और उससे संबंधित इस बीमारी के ऊपर नज़र रखने की, देश के अलग अलग राज्यों में इससे संबंधित क्या किया जा रहा है उस पर नज़र रखने की, इससे संबंधित अस्पतालों में जो भी तैयारियां करनी है उस तैयारियों को लेके बहुत ही डिटेल्ड जो है डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो है विभाग में भेजी हैं। मैं वो शेयर जो है, माफ़ कीजिएगा, मैं उस वक्त जो है शेयर नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन पहले हमारे यहाँ से इंस्ट्रक्शन गई है। मैं आपको मीडिया के बंधुओं के साथ उसको शेयर कर दूंगा। हमने देखिए, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैंने उनको एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ा कि आप जो ठीक समझे उसके ऊपर करें, और अगर कोई इस तरह से आरक्षित करने की बात आएगी तो उसको कर भी देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हमें उसके अंदर कोई जो है दिक्कत है करने के लिए। कोलकाता के बाद जो डॉक्टर्स चिंतित हैं, मेडिकल स्टाफ चिंतित है, आज आपकी बैठक भी है सुरक्षा को लेकर, क्या बैठक में तय किया जाएगा? क्या सुरक्षा मानकों को तय किया जाएगा? देखिए, कई दिनों से जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोग हैं उनसे हमारे दफ्तर की बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट जो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको ये आदेश दिए गए थे कि भाई आप इनसे बात करिए और आपको किसी भी समय पे ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को ये आदेश दिए थे कि आप अगर ये बात ना समझे तो आप खुद जाइए वहाँ पे, उनसे मिलिए और उनकी बातों को सुनिए और जो हो सकता है करिए। अब उनसे तय था मिलना। कल मैं बाय द वे दिल्ली में नहीं था तो आज जो है उनसे मिलना है
और जो भी उनकी डिमांड्स होंगी, मुझे लगता है कि वो हमारे कुलीग्स हैं। एज ए हेल्थ मिनिस्टर आई थिंक दे आर माई कुलीग्स, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार जो है वचनबद्ध है। और जो भी उनकी तरफ से मांग होंगी, उसके अंदर जो भी चीज़ जो है हम सरकार के तौर पे कर सकते हैं, हम करेंगे। हमारी तरफ से उसके अंदर ना पैसे की ना मंशा की कोई भी जो है इसके अंदर हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी। सर, एक सवाल इससे हटकर के है कि 31 जुलाई की रात को गाजीपुर इलाके में जिस नाले में मां बेटे की डूबकर मौत हुई थी, उसको लेकर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई थी, और हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है और माना है कि वो नाला डीडीए का था, और हाईकोर्ट ने परिजनों को निर्देश दिया है कि मुआवजा भी दे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा जो है ना दुर्भाग्य की बात है। हालांकि नाला किसी और एजेंसी का भी हो सकता था, तब भी ये उतना ही दयनीय रहता, मगर डीडीए सीधा सीधा एलजी साहब के अधीन एक संस्था आती है। एलजी साहब इरिगेशन फ्लड के नाले तो देखने जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के देखने जा रहे हैं, अपना डीडीए का नाला नहीं देख रहे। उनको कहो कि थोड़ा अपना भी तो काम कर लो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन हमारे वहां के जो एमएलए हैं कुलदीप, वो वहां पे गए, कई एमएलए वहां पे बैठे, और उसके बाद एक झूठी खबर चलाई गई कि नहीं साहब ये नाला तो एमसीडी का है। क्यों चलाई गई, ये एलजी दफ्तर जो है इसके बारे में बताए कि झूठी खबर डीडीए द्वारा कैसे चलाई जा सकती है। जो नाला डीडीए का था, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं डीडीए का है, वहाँ का स्थानीय विधायक कह रहा है ये नाला डीडीए का है, उसके ऊपर झूठ बोल दिया गया कि नहीं साहब ये तो एमसीडी का है। और हमने बोला अगर एमसीडी का है तो आप क्यों नहीं जा रहे, आप आ जाओ वहाँ पे। वो आना नहीं चाह रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि एलजी साहब क्या अब डीडीए के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब तो पता चल गया ये एलजी साहब का विभाग है। और क्या एलजी साहब अब उस परिवार से मिलने जाएंगे, जाना चाहिए उनको, अब तो सीधा उनका विभाग है। क्यों नहीं गए अब तक एलजी साहब? मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, इस माँ बाप, इस माँ बेटे से मिलने एलजी साहब क्यों नहीं गए? क्योंकि एलजी साहब को तो पता ही है डीडीए का है। ये तो कोर्ट को नहीं पता था अब तक डीडीए का, हमें भी पता था ये डीडीए का है, एलजी साहब को भी पता था। तो एलजी साहब क्यों नहीं गए इस माँ बच्चे से मिलने, इसके परिवार से मिलने? ये तो अब नहीं है, जाना चाहिए था उनको। और इसके अंदर कंपनसेशन देने में इतनी क्या पैसे की कमी आ गई कि जो अब कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप कंपनसेशन दीजिए। ये बहुत शर्म की बात है। बल्कि मैं अपनी राजस्व मंत्री से बात करूंगा, एलजी साहब अगर कंपनसेशन नहीं देंगे, दिल्ली सरकार कंपनसेशन देगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको कंपनसेशन देगी। मैं राजस्व मंत्री से इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, अगर तो अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट बेल दे दे तो केंद्र सरकार के अंदर इतनी चुस्ती है कि बेल का ऑर्डर भी नहीं आया तो भी एप्लीकेशन और अपील बना के वो हाई कोर्ट पहुंच गए, सुबह ही पहुंच गए कि साहब ऑर्डर आएगा बाद में, मगर आप पहले स्टे कर दो। जज साहब भी इतने महान है, बिना ऑर्डर पढ़े उन्होंने स्टे ही कर दिया उस ऑर्डर को। कह रहे मुझे नहीं पता कि ऑर्डर में क्या लिखा है, उसमें जज ने क्या तर्क दिए, मगर पहले ही स्टे एडवांस में। दुनिया के पहले जज साहब हैं वो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ सकता है। दुनिया के पहले जज जिन्होंने ऑर्डर बिना पढ़े, ऑर्डर बिना पब्लिश हुए उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। और वही सीबीआई या कहें वही केंद्र सरकार की एजेंसियां आज इतनी लचर हैं कि वो बेल की जो बात सुप्रीम कोर्ट में जा रही है उसके बारे में जवाब ही नहीं दे पाए। उनके पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? ताकि मामला आगे टाला जा सके, अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल सके। क्योंकि देखिए, कोर्ट तो मजबूर है ना, आप अगर समय मांग लेंगे तो कोर्ट को समय देना पड़ेगा, तो कोर्ट ने समय दे दिया। अगली बार अगर आप कह देंगे कि वकील साहब बीमार हैं तो भी कोर्ट को समय देना पड़ेगा। उसके बाद कोई नया मामला ले आएंगे, आप किसी 5वें आदमी को पकड़ लेंगे, कहेंगे जी ये अरविंद केजरीवाल के साथ डायरेक्ट संबंध है, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो कोर्ट फिर से समय देगा। इससे पता चलता कि केंद्र सरकार एक न्यूट्रल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी नहीं चला रही है। केंद्र सरकार एक बदला लेने की राजनीति चला रही है इस देश के अंदर।
ये बदले की भावना, विंडिक्टिव नेचर है केंद्र सरकार का कि अपने विरोधियों को किसी भी तरीके से, छल से, कपट से, किसी तरीके से जेल में रखा जाए। और पूरा देश इसको देख रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर और क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कोई सवाल आपके पास? थैंक यू। आज लंबी हो गई है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत। आज मैंने